नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ मोरन ईएलएफ का किया दौरा। हिमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल ने किया स्वागत। SU-30MKL की उड़ान और ईएलएफ के महत्व पर प्रेजेंटेशन देखा। पुलवामा हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि। नरेंद्र मोदी ने उनकी निष्ठा और साहस को किया याद। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर दिया संदेश। राजनाथ सिंह का पुलवामा पर नमन संदेश। शहीदों के बलिदान को देश ने किया याद। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवानों की वीरता को दिया सलाम। पुलवामा लेथपोरा में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि। पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सीनियर अधिकारी और सुरक्षा बल भी हुए शामिल। फिल्मी स्टाइल में सुलझी हत्या की गुत्थी। एलसीबी ने 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार। पैसे की रंजिश के चलते गला घोंटकर की थी हत्या। असम के डिब्रूगढ़ में एक ऐतिहासिक पल देखा गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरन बाईपास पर स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे। ये ईएलएफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है। मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ईएलएफ के महत्व पर प्रेजेंटेशन देखा, जिसमें भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने उन्हें जानकारी दी। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के सुखोई SU-30MKL ने हवाई प्रदर्शन भी किया। पुलवामा आतंकी हमले को 7 साल पूरे हो गए हैं, जब 2019 में देश ने 40 बहादुर सीआरपीएफ जवानों को खोया था। इस दुखद अध्याय की याद में पूरा देश आज शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीदों की निष्ठा, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा हमारी सामूहिक चेतना में हमेशा अमिट रहेगी और हर भारतीय उनके अटूट साहस से प्रेरणा प्राप्त करता है। उन्होंने ये संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 14 फरवरी 2019 के कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले बहादुर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीरों को पूरा देश नमन करता है और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जवानों का बलिदान देश को आतंकवाद से पैदा खतरों की याद दिलाता है और भारत हर तरह के आतंकवाद से लड़ने और उसे जड़ से खत्म करने के संकल्प पर अडिग है। साथ ही सरकार देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के सामूहिक प्रयास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलवामा के लेथपोरा में 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ, सिविल प्रशासन और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भरूच लोकल क्राइम ब्रांच ने भरूच जिले के वागरा तालुका में राहड़ वचनद रोड पर मिले स्पा ऑपरेटर की लाश की गुत्थी कुछ ही घंटों में सुलझा ली है। पुलिस जांच में पता चला है कि पैसों के झगड़े में स्पा ऑपरेटर कुणाल पटेल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 दिन की रिमांड हासिल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुंतजिर पटेल को मृतक से 9.50 लाख लेने थे, जबकि दूसरे आरोपी शोएब भदरका का भी मृतक से सैलरी के पैसे को लेकर झगड़ा था। इसी पैसे की रंजिश को ध्यान में रखते हुए दोनों ने मिलकर कुणाल की हत्या करने की योजना बनाई थी। हत्या की साजिश किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। प्लान की माने तो आरोपियों ने कुणाल को क्रेटा कार की अगली सीट पर बैठाया, जबकि आरोपी शोएब पिछली सीट पर बैठा था। उसने शक से बचने के लिए लेडीज कपड़े और घूंघट पहना हुआ था। जैसे ही कार गांव से निकलती है, शोएब ने तुरंत पीछा किया। नायलॉन की रस्सी से कुणाल का गला घोंटकर उसे मार डाला। हत्या के बाद आरोपी लाश को ठिकाने लगाने से डर रहे थे। पूरे दिन कार में लाश लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में गांव के इलाके में वो घूमते रहे। आखिर में देर शाम अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने प्लास्टिक बैग में लिपटी लाश को राहड़ वचनद रोड पर एक नाले में फेंक दिया और भाग गए।
एसीबी टीमों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी मुंतजिर पटेल को उसकी क्रेटा कार के साथ विलायत रोड से पकड़ लिया। पुलिस ने ये चीजें जब्त की हैं। क्रेटा कार, 2 मोबाइल फोन, क्राइम में इस्तेमाल किया गया लेडीज बुर्का, कुल कीमत जो बताई जा रही है 5.60 लाख, ये सब कुछ पुलिस ने बरामद किया है। अब एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पहले भी आरोपी ने कुणाल को मारने की कोशिश की थी, मगर उस दिन जब कुणाल अचानक बिजी हो गया तो वो कोसांबा चला गया और उसकी जान किसी तरीके से बच गई, लेकिन फिर भी हत्यारों ने उसे बख्शा नहीं और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में इस हत्या को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल बैठक में गांधीनगर में संपन्न हुई। काउंसिल के वाइस चेयरमैन और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रेरणा से हो रहे साबरमती आश्रम के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। पूरे परिसर में अब तक लगभग 98,000 छोटे बड़े पेड़ पौधे के रोपण का कामकाज पूरा हो चुका है। मार्च 2026 तक अतिरिक्त 16,000 पौधारोपण की योजना पूरी हो जाएगी। 28 मकानों के रिस्टोरेशन कार्यों में 22 का रिस्टोरेशन पूरा हो चुका है। मार्च 2026 तक रिस्टोरेशन का बाकी का जो कामकाज है वो भी पूरा हो जाएगा। इस नवीनीकरण में ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता देने संबंधी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के मुताबिक अब तक लगभग 98,000 छोटे बड़े पेड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है और मार्च 2026 तक अतिरिक्त 16,000 पौधारोपण की कार्यवाही की जा रही है। वैलेंटाइन डे पर जहां प्यार करने वाले इस दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं कई ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कोई लाठी की पूजा कर रहा है तो कोई विवादित बयान दे रहा है। पटना से ब्यूरो हेड एस के राजीव की रिपोर्ट देखिए। फिल्म का एक गाना 1990 के दशक में काफी लोकप्रिय हुआ था, जिसके बोल थे, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इस गाने के बाद देश में प्यार करने वालों की एक फौज सी आ गई, लेकिन धीरे धीरे ये प्यार इश्क का रूप लेकर परवान चढ़ने लगा और फिर वैलेंटाइन डे के रूप में 14 फरवरी को हिंदुस्तान के प्रेमियों ने इस वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। देखिए, यह वैलेंटाइन डे की परंपरा पाश्चात्य संस्कृति से आई है। यह सनातन संस्कृति में वैलेंटाइन डे का कोई महत्व नहीं है, न ही इसकी कोई भूमिका है। हमारे यहाँ प्रेम का महत्व बड़ा ही अलग है और बड़ा ही महान है। निश्चित रूप से जो पाश्चात्य सभ्यता की जो प्रथाएं हमारे समाज में आज बढ़ रही हैं, उससे कहीं न कहीं उसका कुप्रभाव हमारे समाज में देखने को मिलता है। इसीलिए सामाजिक तौर पर ऐसी कुप्रथाओं का विरोध तो अवश्य होना चाहिए। भारत सनातनियों का देश रहा है और यहाँ की संस्कृति महिलाओं को घूंघट में तो लड़कियों को दुपट्टे में रहने की नसीहत देती रही है, लेकिन बढ़ती आधुनिकता और वैलेंटाइन बाबा की सीख ने युवाओं को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने पर विवश कर दिया है। बिहार में आरजेडी प्रेम और वैलेंटाइन डे को अच्छा कल्चर बताती है। देखिए, वो कानून अपने हाथ में न ले, अपना विरोध दर्ज कराएं, उसके लिए सरकार मौजूद है। जहां इस प्रकार की बात हो, अगर वो इस दिशा में आ रहे हैं कि इसको रोका जाए, तो रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। वो किसी पर अत्याचार और अन्याय नहीं करें, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें। इतिहास गवाह है कि प्रेम पर पहरे लगते रहे हैं। जाहिर है यहाँ भी प्रेम के माध्यम से अश्लीलता फैलाने वाले युवा जोड़ियों को पार्क में अश्लीलता नहीं फैलाने की चेतावनी हिंदू संगठनों ने दे डाली है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता, फुहरता और सामाजिक संस्कृति के खिलाफ किसी भी अभद्र गतिविधि को हिंदू श्री भवानी सेना किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रेम एक पवित्र भावना है, लेकिन प्रेम के नाम पर, वैलेंटाइन डे के नाम पर बाबू सोना जैसे दिखावटी नामों का उपयोग कर सार्वजनिक स्थानों पर यदि अशोभनीय कार्य करते हुए पाए जाएंगे, तो ऐसे लोगों पर हम लोग सख्त से सख्त नज़र बनाए हुए हैं और ऐसे लोगों का कड़ा रूप से
हिंदू श्री भवानी सेना सामाजिक और नैतिक रूप से प्रतिकार करेगी। देखिए, हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि कॉलेज परिसरों में, पार्कों में और सार्वजनिक स्थानों पर जो वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए सरकार और प्रशासन। किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर सांस्कृतिक आयोजन जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो, उस पर निगरानी रखा जाए। हिंदू श्री भवानी सेना मांग करती है सरकार से कि ऐसे लोगों पर आप नज़र बनाए रखें, नहीं तो हिंदू श्री भवानी सेना ऐसे लोगों को लठ बजाकर सीधा करने का काम करेगी। वैलेंटाइन डे के बजाय आप इसी दिन पुलवामा में शहीद जवान हुए थे, आप पुलवामा के शहीदों को नमन करें। जय हिंद, जय भारत। बिहार में प्यार पर पहरा नहीं लगाने की बात नीतीश कुमार विधानसभा में कह चुके हैं। प्रेम का एक अपना लंबा इतिहास भी रहा है, लेकिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर अगर प्रेमी जोड़े सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता फैलाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर उन पर कार्यवाही की जाए तो उसे क्या कहा जाए। पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव की रिपोर्ट। हिंदी फिल्म का पिक्चर का हेरिटेज शहर नहीं रहा, बल्कि ये आवाज और रेडियो तरंगों की विरासत को भी संजोने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड रेडियो डे के अवसर पर शहर के रेडियो प्रेमी सिद्धार्थ पटेल ने भारत और विदेश के 120 से ज्यादा दुर्लभ रेडियो सेंटर्स के साथ एक अनोखा हेरिटेज रेडियो म्यूजियम लॉन्च किया है। डिजिटल दौर में जहां रेडियो का उपयोग लगातार घटता जा रहा है, वहीं ये संग्रहालय पुरानी तकनीक और यादों को जीवित रखने की खास पहल माना जा रहा है। संग्रह में 19वीं और 20वीं सदी के कई क्लासिक मॉडल शामिल हैं, जो नई पीढ़ी को रेडियो के इतिहास और विकास यात्रा से जोड़ने का काम करेंगे। अहमदाबाद अब सिर्फ आर्किटेक्चर का हेरिटेज शहर नहीं है, बल्कि यह शहर आवाज और तरंगों की विरासत को भी संभाल कर रखेगा। वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर अहमदाबाद के रेडियो के शौकीन सिद्धार्थ पटेल ने भारत और विदेश के 120 से ज्यादा रेडियो वाला एक अनोखा हेरिटेज रेडियो म्यूजियम लॉन्च किया है। आज के समय में जहां एक तरफ डिजिटल युग में लोग रेडियो से दूर हैं, वहीं सिद्धार्थ पटेल जैसे रेडियो प्रेमी हैं, जिन्होंने यादों की इन चीजों को संभाल कर रखा हुआ है। आज विश्व रेडियो दिवस के मौके पर तस्वीरों में देखिए और 19वीं सदी की यादों को जानिए, ताकि रेडियो जैसी चीजें आपको भी आकर्षित करें। जैसे जैसे रेडियो की लोकप्रियता बढ़ने लगी, वैसे रेडियो की संख्या में भी बढ़ाई हो गई। तो और टेक्नोलॉजी में भी चेंज हुए, तो टेक्नोलॉजी में चेंज हुए, उसके साथ में जो अपनी जो सांस्कृतिक जो टेक्नोलॉजी थी, बाल बेस्ड रेडियो, वुडन के बड़े बड़े केस वाले आते थे, वो सभी जाने लगे स्क्रैप में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो अपना वारसा है, अपनी संस्कृति है, वो स्क्रैप में जाएगी, ऐसे कैसे चलेगा। ऑन दैट डे फ्रॉम 1980 आई हैव स्टार्टेड कलेक्ट रेडियो। तो तब से मैंने संग्रह करना चालू किया, तो आज तक मेरे पास 120 से भी ज्यादा रेडियो सेट्स है। और यूनेस्को ने जब अहमदाबाद को वर्ल्ड का एक हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया, भारत का एकमात्र अहमदाबाद सिटी ऐसा है जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है तो अहमदाबाद में एक रेडियो का भी म्यूजियम होना चाहिए। और मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन तो है, तो मैंने सोचा और ये धीरे धीरे ये अमल में हो गया और आज ये रेडियो म्यूजियम तैयार हो गया। आज वर्ल्ड रेडियो डे है, तो सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, रेडियो हमेशा जीवंत रहता है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाइए तो रेडियो चलता है। लोगों को भय है कि एआई आ गया है, अब रेडियो का भावी क्या है। नहीं, मैं बोलता हूँ कि एआई आने से रेडियो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेडियो कान से दिखाता है, आंख से नहीं। आप अपनी कार में है तो एआई का क्या यूज करेंगे, एक सुंदर रेडियो बजता रहेगा। आप अपने किचन में है तो आपका साथीदार है, आपके कुकर की सीटी बजती रहेगी और रेडियो चलता रहेगा। तो रेडियो लोगों के सुख और दुख में साथ रहता है। चाहे इंडिया मैच जीत जाए तो सुख में भी रेडियो साथ में कमेंट्री के रूप में, और भूकंप जैसी आपत्ति आ जाए तो लोगों के आंसू पहुंचने के लिए भी रेडियो है। और इसीलिए आप देखो कि अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात वो सिर्फ आकाशवाणी पे करते हैं। उनके सामने एआई से लेकर बहुत सारे विकल्प था, फिर भी वो एक आकाशवाणी जैसा ट्रेडिशनल और जो ऑर्थोडॉक्स माध्यम उसके ऊपर से अपनी मन की बात करते हैं। और अब देखो कि
देश और दुनिया के कई लोग ये मन की बात में जुड़ते हैं आकाशवाणी के माध्यम से। तो रेडियो हमेशा जीवंत रहेगा, रेडियो की बहुत बहुत प्रगति होगी और मैं अपने श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि श्रोता है तो हम है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया है, जहां अब प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय कार्य करेंगे और पीएमओ रायसीना हिल स्थित पुराने साउथ ब्लॉक से यहां शिफ्ट हो गया है। उद्घाटन के दौरान उन्होंने गणेश प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किसानों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्ग के हित में कई अहम फैसलों पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर अजीत डोभाल, जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की माने तो ये पहल औपनिवेशिक प्रतीकों से आगे बढ़ते हुए प्रशासनिक ढांचे को नागरिक केंद्रित बनाने और नागरिक देवो भव के मंत्र को स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। महानुभाव और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। वंदे मातरम विवाद पर प्रयागराज दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये गीत देश के आजादी के बलिदानों की पहचान है और हर भारतवासी इसे गाना चाहता है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि दल बदल की राजनीति से कोई असर नहीं पड़ेगा और 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार का बजट विकास और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। मनरेगा के स्थान पर जी राम जी योजना को ज्यादा प्रभावी बताते हुए उन्होंने दावा किया कि इसमें ज्यादा रोजगार गारंटी दी जा रही है। साथ ही प्रयागराज के मेडिकल ढांचे को राजधानी स्तर की सुविधाओं से जोड़ने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इसे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को नोडल बनाकर विकसित किया जाएगा। ये गीत को गा करके भारतवर्ष के आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इस प्रकार की आपत्ति सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लोग कर रहे हैं। हर भारतवासी वंदे मातरम गीत को गाना चाहता है। बॉलीवुड से जुड़ा एक कथित धमकी भरा ऑडियो सामने आया है, जिसमें खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाले व्यक्ति ने फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकारों को चेतावनी दी है। ऑडियो में खास तौर पर रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह का नाम लिया गया है। साथ ही कलाकारों के स्टाफ और करीबियों को निशाना बनाने की बात कही गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इससे पहले फायरिंग की घटना के बाद फिल्म संगठनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। मामले की जांच एजेंसियां फिलहाल कर रही हैं। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी गैंग से आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे,
इन सब की डिटेल है हमारे पास, उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहते अगर तुम सुधर गए, बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। ठीक है, तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तू मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक, आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। और दूसरी बात, ये जो आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है मैंने और हमारे भाई सुनील मीणा, हम दोनों भाइयों ने एवी विक्टोर गल्फ 5 पे मरीना ग्रैंड पुर्तगाल में, ये जो सुखदेव जवानदा की दुकान पर फायरिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों भाई लेते हैं। ये हमारे भारतीय भाइयों से काम करवा के उसके हक के पैसे रखता है, और हमारे इंडियन जो भाई हैं उनके पासपोर्ट रख के उनको ब्लैकमेल करता है। इसलिए इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया अगर, ठीक है, अगर टाइम रहते ये नहीं सुधरा तो अगली बार इसको ऐसे ट्रेलर नहीं देंगे, अगली बार इसको गोली मारेंगे इसी देश के सर में। और जितने भी हमारे दुश्मन है ना, काल खोल के सुन लो, मर्दों वाली लड़ाई लड़ो। ठीक, ये एजेंट और लड़कियों का सहारा लेकर हमारे भाइयों का जो नुकसान करने की सोच रहे हो ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां लग जाएंगी, हमारा बाल बांका नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो तुम्हारे होनहार लड़के हैं वो चप्पल छोड़कर भागे हैं, उनकी वीडियो हमारे पास। ठीक, और जो भी एजेंट इनका साथ दे रहे हैं, जो भी इनका साथ दे रहे हैं, ठीक है, हमारे भाइयों का नुकसान करवाने में, हमें तुम्हारे परिवार वालों की पूरी जानकारी है, तुम्हारी पूरी जानकारी है। तैयार रहना, कभी भी तुम्हारा दरवाजा खटखटा सकते हैं हम। और अपने प्रियजन है जितने भी अपने चाहने वाले, उन सभी से आखिरी पल बिता लो जितना तुम्हारे को बिताना है। अब हम तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे अंत भी नजदीक है, हम भी तुम्हारे नजदीक है। हम बताएंगे तुम्हें पद्मावती क्या होती है। जय श्री राम, जय बलकारी। सूरत से सामने आए चर्चित बिल्डर तुषार खेलानी आत्महत्या मामले ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस जांच के दौरान कई अहम पहलू सामने आए हैं, जिनमें कथित ब्लैकमेलिंग, मानसिक प्रताड़ना को संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने अभी अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया है। परिवार की माने तो 1 फरवरी को उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिन उनका इलाज चलने के बाद उनका निधन हो गया। ये घटना इसलिए भी बेहद दर्दनाक मानी जा रही है क्योंकि 5 फरवरी को उनकी बेटी की शादी निर्धारित थी और उसी दिन घर में शोक छा गया। जांच में एक महिला द्वारा कथित दबाव और संपत्ति हस्तांतरण को लेकर विवाद की बात सामने आई है, लेकिन इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस परिजनों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर रही है और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे एंगल से भी जांच की संभावना जताई जा रही है। पूरे हाई प्रोफाइल मामले में अब आगे की कार्यवाही और जांच रिपोर्ट का इंतजार है। 1 फरवरी 2026 के रोज उमरा पुलिस स्टेशन में एक बनाव बना था, जिसमें कि 1 बजे सुबह तुषार घेलानी नाम के एक बिल्डर ने अपने खुद के लाइसेंस रिवॉल्वर से अपने सिर पर गोली मार के ईजा की थी और जिससे कि उनका 5 फरवरी को देहांत हो गया। और इसमें एडी दाखिल करके आगे की तपास की जा रही है। कल इसमें मृतक के परिजनों के द्वारा एक और अर्जी की गई है, जिसमें कि एक महिला के द्वारा त्रास दिए जाने से और ब्लैकमेलिंग करने से इनके सुसाइड करने का एलिगेशन किया गया है। तो इसकी तपास हमने उच्च अधिकारी के सुपरविजन में स्टार्ट कर दी है और इसमें अगर कोई भी तथ्य और पुरावा सामने आएगा तो इसमें हम ऑफेंस दाखिल करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मैम, ये जो सामने जिस महिला के ऊपर आरोप है उसने भी कुछ एप्लीकेशन की है 4 दिन पहले। जी, इस महिला के खिलाफ परिजनों ने पहले भी एक अर्जी की थी कि जब ये ईजा पामनार हॉस्पिटल में एडमिट थे तभी भी इन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे परिवार वालों को और कुछ बाताबाती आपस में हुई थी। तो इसकी भी अर्जी पुलिस स्टेशन पे आई थी और इसकी भी तपास हम कर रहे हैं। और बाकी अगर वो एडी के काम में, जैसे कि इनका जो सुसाइड है उसमें अगर कोई भी एलिगेशन है तो उसको हम एडी के काम में लेकर के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैम, जिस महिला पे ब्लैकमेलिंग का आरोप है उसने भी अर्जी की। जी, वही मैं कह रही हूँ कि जिस पे कोई भी अगर इस बात में कोई एलिगेशन अगर आएगा जो उनका जो सुसाइड है तो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन उस एडी के काम में करेंगे। महिला ने क्या अर्जी की है जिस पर एलिगेशन किया है? महिला ने जो भी अर्जी की है कि ये सुसाइड नहीं है या कुछ भी नहीं है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो हम एडी के काम से कर ही रहे हैं। यस मैम, किस तरह ब्लैकमेलिंग किया जाता था? इमोशनल ब्लैकमेलिंग और फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग की बात है और इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी आपको हम कंक्रीट कह पाएंगे। अभी तो बस ये कि एप्लीकेशन है।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।